दर्शकों, इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम उन बड़ी भौगोलिक ताकतों की चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने अकेले ही पूरे एशिया के साम्राज्यों का उत्थान और पतन तय कर दिया। सच कहें तो इतिहास को समझना है तो भूगोल को समझना ही पड़ेगा। आज हम राजाओं और उनकी सेनाओं की बातों से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और एक ऐसे खामोश रक्षक की कहानी जानेंगे जो किसी भी सम्राट से कहीं ज्यादा ताकतवर निकला। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इतिहास का एक बहुत ही हैरान करने वाला रहस्य है। एक ऐसा देश जिसके पास बेहिसाब दौलत थी और जिसे लगातार खतरनाक हमलावरों का सामना करना पड़ रहा था, उसने कभी अपने बचाव के लिए इंसान की बनाई कोई दीवार क्यों नहीं खड़ी की? ये सवाल इसलिए और भी बड़ा हो जाता है क्योंकि ठीक इनके पड़ोस में एक दूसरा साम्राज्य था जो खुद को बचाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी संरचना बना रहा था। ऐसा क्यों? यहां ना एक बहुत ही जबरदस्त तुलना सामने आती है। एक तरफ है इंसानों का बनाया पत्थर का ड्रैगन, यानी चीन की महान दीवार। इसे बनाने में लगभग 5 लाख लोगों की जान चली गई। और पता है, इसे मजबूत रखने के लिए चिपचिपे चावल के गारे तक का इस्तेमाल हुआ। दूसरी तरफ है बर्फ का दैत्य, हमारा हिमालय। एक ऐसी दीवार जिसे बनाने में एक भी ईंट या किसी इंसान की जान का खर्च नहीं आया, क्योंकि इसे खुद धरती ने 29,000 फीट की ऊंचाई तक उकेरा था, बिल्कुल मुफ्त में। तो चलिए अपने विश्लेषण के पहले हिस्से यानी 2 दीवारों की इस कहानी पर आते हैं। दरअसल बात यह थी कि इन दोनों ही सभ्यताओं पर लगातार मंगोलों और मंचू जैसे खानाबदोश योद्धाओं का खतरा मंडरा रहा था। ये लोग घोड़ों पर सवार किसी तूफान की तरह थे। अब उत्तरी चीन के मैदान बिल्कुल सपाट थे, जिसने चीनी साम्राज्य को पूरी तरह से असुरक्षित छोड़ दिया था। और इसीलिए वहां के सम्राटों को मजबूरन एक बेहद दुखदायी और विशाल निर्माण परियोजना शुरू करनी पड़ी, जिसमें लाखों किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप की सच्चाई बिल्कुल अलग थी। यहां आसमान को छूने वाली एक प्राकृतिक दीवार ने पहले से ही रास्ता रोक रखा था। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, अभेद्य बर्फ का दैत्य, यानी कि ऊंचाई ने आखिर कैसे सबसे बड़ी रक्षा प्रणाली का काम किया। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 29,000 फीट। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। इस ऊंचाई के बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब उत्तर के उन खतरनाक घुड़सवारों ने भारतीय उपमहाद्वीप की ओर अपना रुख किया, तो उन्हें कोई मैदान नहीं मिला, बल्कि उनके सामने एक शाब्दिक गतिरोध, एक लिटरल डेड एंड आ गया। घोड़ों पर सवार कोई भी सेना इतनी ऊंचाई को पार करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती थी। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे धरती ने ही एक ऐसी ढाल प्रदान की जिसने पूरी दुनिया का नक्शा और इतिहास ही बदल दिया। यूरोप और एशिया के बाकी हिस्सों में जिस पैमाने पर लोगों और सेनाओं का विस्थापन हो रहा था, हिमालय रूपी इस रुकावट ने उसे यहीं रोक दिया और इस तरह एक पूरी सभ्यता को पूरी तरह से सुरक्षित रखा। लेकिन हर दीवार में कुछ दरारें तो होती ही हैं, है ना? तो आते हैं भाग 3 पर, सुरक्षा कवच में छोटी दरारें। अब एक सवाल तुरंत दिमाग में आता है, अगर पहाड़ों की ये दीवार वाकई इतनी अभेद्य थी, तो फिर इतिहास में मुगलों और सुल्तानों के आक्रमण कैसे सफल हो गए? माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियों को तो कोई पांद नहीं सकता था, तो फिर ये हमलावर आखिर अंदर घुसे कहां से? सच बताएं तो इन हमलावरों के लिए ये सफर किसी बुरे सपने से कम नहीं था। बाबर की ही मिसाल ले लीजिए। कोई भी सीधा एवरेस्ट के ऊपर से उड़कर तो आ नहीं सकता था। इसके बजाय उन्हें फरगाना और काबुल की घाटियों में भटकना पड़ा और फिर उत्तर पश्चिम की बेहद संकड़ी भौगोलिक दरारों को खोजना पड़ा। उन्हें अपनी पूरी सेना को खैबर दर्रे जैसे छोटे छोटे रास्तों से सिकुड़कर अंदर लाना पड़ता था। इस भौगोलिक सच्चाई ने ना रक्षा की पूरी रणनीति ही बदलकर रख दी। जहां चीन को 21,000 किलोमीटर लंबी रेखा पर पहरा देना पड़ता था, वहीं भारतीय उपमहाद्वीप को सिर्फ कुछ चुनिंदा और संकरी दरारों पर ध्यान देना था। दुश्मन कहां से आएगा, ये बिल्कुल तय था। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जफर खान जैसे कमांडर दिल्ली के लिए एक बेहद मजबूत और केंद्रित ढाल बन सके। उन्हें ठीक ठीक मालूम था कि पहाड़ों ने मंगोलों को किस रास्ते पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। अब आते हैं भाग 4 पर, जब पहाड़ खुद पलटवार करते हैं। सोचिए, जब प्रकृति ही एक हथियार बन जाए। दिल्ली के पागल जीनियस कहे जाने वाले मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने क्या किया कि अपनी एक बेहद विशाल सेना को इन पहाड़ों के उस पार कराचिल क्षेत्र को जीतने के लिए भेज दिया। पर वहां उनका सामना किसी सेना से नहीं, बल्कि पहाड़ों के अपने खौफनाक हथियारों से हुआ। अत्यधिक ठंड
ऑक्सीजन की भारी कमी और बिल्कुल सीधी चढ़ाई, इन सब ने मिलकर उस पूरी सेना का नामो निशान मिटा दिया। हैरानी की बात बताऊं, किंवदंतियों के अनुसार उस विशाल अभियान से केवल 10 सैनिक ही जिंदा वापस लौट सके थे। और इसीलिए इस प्राकृतिक सुरक्षा का सबसे बड़ा असर हम इस आंकड़े में देख सकते हैं, 12%। बाहरी दुनिया की बड़ी सेनाओं को बाहर रखकर इन पहाड़ों ने सोने की चिड़िया को इस हद तक सुरक्षित रखा कि ये सभ्यता बिना किसी भारी तबाही के दुनिया के 12% सामान का उत्पादन कर सकी। ये आर्थिक ताकत सीधे तौर पर उसी सुरक्षा का नतीजा थी। लेकिन इतिहास में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। भाग 5, अदृश्य दीवार को चकमा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कड़ी आखिर कैसे जुड़ती है। 14वीं सदी तक तो आक्रमणकारी उन्हीं पहाड़ी दर्रों में उलझे रहे, लेकिन 1644 में चीन की महान दीवार किसी हमले से नहीं टूटी, बल्कि एक गद्दार जनरल ने आक्रमणकारियों के लिए उसके दरवाजे खुद खोल दिए। और भारतीय उपमहाद्वीप का क्या हुआ? 18वीं सदी आते आते सबसे बड़ा खतरा पहाड़ों से नहीं, बल्कि बिल्कुल एक नई दिशा से आया। देखिए, आखिर में कितनी भी महान दीवार क्यों ना हो, वो नाकाम हो ही सकती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तरी पहाड़ों से टकराने की कोई बेवकूफ़ी नहीं की। उन्होंने देख लिया था कि मुख्य द्वार बहुत मजबूत है, इसलिए उन्होंने महासागर के पिछले दरवाजे यानी बैकडोर का इस्तेमाल किया। उन्होंने कोई दीवार नहीं तोड़ी, इसके बजाय उन्होंने मराठों, मुगलों और नवाबों के बीच की आपसी लड़ाई और विश्वासघात का फायदा उठाया, और इस तरह वो सिर्फ व्यापारी से पूरे देश के शिकारी बन गए। इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं, भाग 6, इन महान किलों की विरासत। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सच में सबसे दिलचस्प है, वो ये है कि हम इन दोनों दीवारों का एक ऐतिहासिक आकलन कर सकते हैं। एक तरफ वो महान दीवार है जिसे बनाने में लाखों जानें गईं और जो आज ईंटों की चोरी की वजह से कुछ हिस्सों में बिल्कुल गायब हो रही है, बस एक टूरिस्ट स्पॉट बनकर रह गई है। और दूसरी तरफ वो दीवार है जो प्रकृति ने बिल्कुल मुफ्त दी, जिसे सिर्फ समंदर के रास्ते ही चकमा दिया जा सका, और जो आज भी उतनी ही शान से एक जीवित स्मारक बनकर खड़ी है। यानी बात बिल्कुल साफ है, चीन की महान दीवार उस दुखदाई मानवीय कीमत और त्रासदी की एक मूक गवाह है, जबकि हिमालय सुरक्षा का एक साक्षात जीवित स्मारक है। इसने हमलावरों को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर किया और एक ऐसी अनोखी अमीर सभ्यता को पनपने का मौका दिया जो बाहरी दुनिया की अफरा तफरी से बहुत हद तक बची रही। और ये एक पंक्ति इस पूरी चर्चा के सार को इतनी खूबसूरती से समेट लेती है। ध्यान से सुनिएगा। चीन ने पत्थर का ड्रैगन बनाया, लेकिन भारत को बर्फ का दैत्य मिला। एक देश को अपना रक्षक खून पसीने से गढ़ना पड़ा, जबकि दूसरे को प्रकृति ने खुद आगे बढ़कर एक अजेय रक्षक तोहफे में दे दिया। क्या किस्मत है ना? भूगोल किसी भी इंसानी किस्मत पर कितना गहरा असर डालता है, ये वाकई सोचने वाली बात है। आखिर में एक बड़ा सवाल हमेशा अपने जहन में रखिएगा, अगर हिमालय नहीं होता तो क्या यहां भी एक महान दीवार बनानी पड़ती, या फिर इतिहास लगातार होने वाले हमलों का बस एक अंतहीन चक्र बनकर रह जाता? इतिहास की इन गहरी परतों पर विचार कीजिए, क्योंकि जानने और समझने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।